4 जून को यानी आज से ठीक 64 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक नई सियासत आकार ले रही है, एक नई बिसात बिछाई जा रही है। इस पर चला जाने वाला हर मोहरा अलग है। इसके कई राजनीतिक दलों का चुनावी गणित बिगड़ भी सकता है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अपने बिजी शेड्यूल के बीच रविवार की देर रात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए। गाजीपुर के फाटक पहुंचकर उन्होंने मुख्तार की मौत पर मातम पुरसी की। ओवैसी ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में मुख्तार के घर वालों के साथ खड़े हैं। किसी की मौत हो, कोई मातम में शामिल हो तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसी को सवाल उठाने का हक भी नहीं है। फिर भी मुख्तार के परिवार वालों से ओवैसी की मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है और ओवैसी उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत पर कितना असर डाल सकते हैं, जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। आप यूज कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को और उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे हैं, तो उसका मैं जिम्मेदार कैसे हूं? यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मिट्टी के रस्म के 48 घंटे भी नहीं गुजरे कि गाड़ियों के काफिले से गाजीपुर फाटक की तरफ जाने वाली गलियों में धूल उड़ने लगी। ये काफिला था हैदराबादी भाईजान यानी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। समर्थकों के बीच से रास्ता बनाते ओवैसी घर में दाखिल हुए। एक कमरे की तरफ बढ़े जिसका दरवाजा ओवैसी की एंट्री के साथ ही बंद हो गया। हालांकि कुछ ही देर बाद अंदर की तस्वीरें भी बाहर आ गईं। ओवैसी मुख्तार के घर वालों से मिले, मिलकर लौटे और रात के 1:48 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका पोस्ट सामने आ गया। आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मौका मातम का था जिसमें सियासत की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन मुख्तार के घर जाने से पहले ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीति के लिए रास्ता तैयार कर दिया। ओवैसी ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर क्या कहा, आपको हर्फ दर हर्फ सुनाते हैं। अखिलेश यादव जो है 2014 का लोकसभा चुनाव हारते हैं, 17 का विधानसभा का चुनाव हारते हैं, 19 का लोकसभा हारते हैं, 22 का विधानसभा चुनाव हारते हैं। भाई आप 4 चुनाव हार रहे हैं और कभी आपको आईने में अपनी सूरत नहीं दिखाई देती। आपको दिखता है चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का, और आप यूज कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को और उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टी का लोकसभा का लीडर है एसटी हसन, बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी आप, और उनको टिकट नहीं देकर किसी और को दे देते हैं। भाई आप अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे हैं, तो इसका मैं जिम्मेदार कैसे हूं? मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश की इसी घेराबंदी को यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका एक सिरा उत्तर प्रदेश में ओवैसी की नई चुनावी दस्तक से जुड़ता है। ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी समेत कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। ओवैसी का ये गठबंधन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार उतार सकता है। 19% मुस्लिम वोटर वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को इसका सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब ओवैसी भी मुस्लिम वोट में अपनी हिस्सेदारी तलाशते नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की 20 सीटों पर हम लोगों ने प्रस्ताव बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा था और अच्छी तादाद में हमारे पास कैंडिडेट भी आ रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। उन्होंने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या कितनी सीटों पे लड़ेंगे। पहले फेज में उन्होंने कोई भी फॉर्म नहीं दिया। ओवैसी की पार्टी ने सीटों की संख्या पर अब तक बेशक फैसला नहीं लिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके चौथे मोर्चे ने समाजवादी पार्टी को भी चौकन्ना कर दिया है। इसका असर मुख्तार के घर ओवैसी की विजिट के कुछ ही घंटे बाद सामने आ गया। मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई
धर्मेंद्र यादव गाजीपुर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर किसी जमाने में कांग्रेस के पक्ष में खुलकर वोट डालते थे, लेकिन बाद में मुलायम के साथ हो गए। इस बार यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोट में सेंध लगाई तो मुश्किल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की बढ़ सकती है। इसलिए मुख्तार के बहाने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष भी कह रहा है कि जहर देकर के मारने वाली बात। जो आरोप लग रहा है छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। मैं समझता हूं कि इसकी जांच करानी चाहिए। चूंकि पैक्ट हो चुका है सपा और कांग्रेस का, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप प्रचार में जाएं उस परिवार में? अफजाल अंसारी वहां से लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ अभी तक आपके सामने प्रपोजल आया है? पार्टी तय करेगी, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कैसे, किस तरीके से, कौन आदमी किस तरीके से प्रचार करने कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। लीडरशिप जो निर्देश करेगी उसका पालन करेगी। ये वही अजय राय हैं जिनके भाई अवधेश राय की हत्या में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसके लिए अजय राय ने 32 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वो मुख्तार के भाई के लिए चुनाव प्रचार को भी तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर लड़ेगी, कितनी जीतेगी, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उसने अगर उम्मीदवार उतारे तो इंडिया अलायंस का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। ये याद दिलाते चले, एआईएमआईएम ने यूपी में अब तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए यूपी में उसका चुनावी असर समझाने के लिए मैं आपको 2022 के विधानसभा इलेक्शन से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाता हूं। ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, बिजनौर सीट पर बीजेपी ने उस वक्त समाजवादी पार्टी के सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकदल को हराया था। हार जीत का अंतर महज 1445 वोट था, जबकि एआईएमआईएम को यहां 2290 वोट मिले थे। सहारनपुर की नकुड़ सीट पर भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया था। हार जीत का अंतर 315 वोट था और एआईएमआईएम को यहां 3593 वोट मिले थे। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया था। यहां हार जीत का अंतर मात्र 217 वोट का था, जबकि एआईएमआईएम को यहां 8541 वोट मिले थे। सुल्तानपुर में भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया था। यह हार जीत 1009 वोट के अंतर से हुई थी। यहां ओवैसी के कैंडिडेट को 5251 वोट मिले थे। औरई सीट पर भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया था। हार जीत का अंतर 1647 वोट था। यहां एआईएमआईएम को 2190 वोट मिले थे। शाहगंज में बीजेपी की पार्टनर निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया था। हार जीत सिर्फ 719 वोट से हुई। ओवैसी के कैंडिडेट को यहां पर 8128 वोट मिले थे। इसी तरह का खेल मुरादाबाद सीट पर भी हुआ था। समझना मुश्किल नहीं कि अगर ओवैसी ने चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारे होते तो सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होता। हालांकि एक दिलचस्प फैक्टर यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने यूपी की 95 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और सबकी जमानत जब्त हो गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ऐसे वक्त में एक्टिव हुए हैं जब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव की नई बिसात बिछाई है। ओवैसी लगातार ऐसे मुद्दों की तलाश कर रहे हैं जहां से अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर घेरा जा सके। पहले उन्होंने मुरादाबाद में एसटी हसन के टिकट काटे जाने का मुद्दा उठाया और अब मुख्तार अंसारी के घर जाकर मुस्लिम वोटर का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने में इस बार असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है। उनके साथ मिला है पल्लवी पटेल का साथ उनको मिला है, जो अपना दल कमेरावादी की नेता है। पल्लवी पटेल विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी पैदा हुई तो ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया। अब दोनों नेताओं ने यूपी में चौथा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर हो सकता है। यह खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने यूपी की सियासी जमीन पर पीडीए का फूल खिलाया तो ओवैसी और पल्लवी पटेल पीडीएम का नारा लेकर उनके रास्ते में खड़े हो गए हैं। रविवार को लखनऊ में ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मंच सजाया। मंच पर लगे बैनर पर बड़े बड़े अक्षरों में पीडीएम लिखवाया और साफ कह दिया कि उनका विजन एकदम साफ है। जहां अखिलेश यादव अपने पीडीए में ए का जिक्र कभी आदिवासी, कभी अल्पसंख्यक, कभी आधी आबादी
तो कभी शोषित अगड़ों के लिए करते हैं, तो ओवैसी और पल्लवी पटेल ने एक ही जगह एम लिखकर सीधे सीधे मुसलमानों तक संदेश पहुंचा दिया। ये क्या था ना, वो पीडीए जो अंग्रेजी में था, ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, खत्म है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे कि भैया पे जवानी कुर्बान। कहे का MY, खाली वाई फैक्टर काम करता है वहाँ पर। नहीं कहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, M कहाँ पर, वहाँ A to Z अलायंस कहाँ है वहाँ पर। पिछला दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अल्फाबेट A के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए, आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए PDM न्याय मोर्चा ला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 2017 के विधानसभा चुनाव से ही यूपी में अपनी किस्मत आजमाते आ रहे। बेशक उन्होंने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज तक ना तो किसी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर सके और सांसद बनाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल हैं, जो 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी थी। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 3 सीटों की मांग को नकारा तो ओवैसी के साथ चौथे मोर्चे के रूप में खड़ी हो गई। अब न सिर्फ वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, बल्कि बाकी के छोटे दलों को न्योता भी दे रही हैं। हम तो लगातार 2022 से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मजबूती से चल ही रहे थे, लेकिन सबको पता है और आप लोगों ने देखा भी कि कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको अलग कर दिया गया। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पीडीएम के नाम से बने इस चौथे मोर्चे में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी शामिल कराने की कोशिश हो रही। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाई है। खुद कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देवरिया से भी प्रत्याशी उतार दिया है। अखिलेश यादव को सियासी चेतावनी दे रहे कि अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया तो कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने में देर नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले हर चुनाव में नया प्रयोग करते देखे गए हैं। इस बार छोटे दलों को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। नतीजा ये हुआ कि छोटे दल बारी बारी से अलग हो गए। कोई बीजेपी के साथ चला गया तो कोई नया मोर्चा बनाकर खड़ा हो गया। छोटे दलों का साथ छोड़ने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो वो अपने सहयोगियों को दे सके। साथ में ये भी कहा कि ये दल वक्त पर साथ आते हैं और फायदा लेकर चले जाते हैं। साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। कई दलों का लक्ष्य है अपना दल बनाना। अपने दल बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को हराने के बीच में मुझे तय करना है। इसलिए बहुत सारे साथी जो समय समय पर जुड़े थे, उनका डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूं। पल्लवी पटेल की कोशिश थी कि बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी को भी अपने साथ जोड़ा जाए। बाबू सिंह कुशवाहा बीएसपी के बड़े नेता थे। इस वक्त खुद की पार्टी चलाते हैं जो कुर्मी कुशवाहा बेल्ट वाले पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्से में असर दिखाती है। हालांकि पता ये चला है कि बाबू सिंह कुशवाहा अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, लेकिन ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ आने पर समाजवादी पार्टी को डेंट लगने का डर जरूर है। हैदराबादी भाईजान 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा के दल और डॉक्टर अयूब के दल से भी गठबंधन करके देख चुके हैं। इस बार वो आए हैं। हैदराबाद में अच्छी बिरयानी मिलती है, लखनऊ में टुंडे कबाबी है, इदरीस की बिरयानी है, शर्मा की चाय है, पंडित जी की चाट है, खाए और जाए। इतना ही है। उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी जी उनके गठबंधन को जानती है, उनकी नीयत को जानती है। कुर्मी वोटर को लेकर पल्लवी पटेल का जनाधार
भले बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के लिए ओवैसी का चेहरा काफी मजबूत है। पूर्वांचल में ओवैसी भले ही ज्यादा खेला ना कर पाए, लेकिन पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद और संभल जैसी लोकसभा सीटों पर कोई मजबूत उम्मीदवार उतारकर अखिलेश यादव के पीडीए वाले फूल के आगे कांटे जरूर बिछा सकते हैं। देखिए, पल्लवी पटेल पिछले कई दिनों से गठबंधन के लिए बड़ा साथी ढूंढ रही थी। पहले समाजवादी पार्टी से 3 सीटों की मांग की और जब अखिलेश यादव ने 3 सीटें नहीं दी तो बीएसपी के दरवाजे पर पहुंच गई। कुछ दौर की मीटिंग के बाद बीएसपी के नेताओं ने भी गठबंधन से इनकार कर दिया और जब अधिकतर जगह से रास्ते बंद हो गए तो असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया। पीडीएम नाम से बनाए गए इस गठबंधन में अभी किस नेता को शामिल कराने की कोशिश है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से बातचीत हो रही है। चंद्रशेखर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर अच्छी पहचान रखते हैं। हालांकि चंद्रशेखर की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात अखिलेश यादव से नहीं बनती है तो उनके स्वागत के लिए भी ये चौथा मोर्चा तैयार खड़ा है। पल्लवी पटेल पहले इस बारे में बता चुकी हैं। जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा को साथ जोड़ने की कोशिश थी, लेकिन मुझे पता चला है कि अखिलेश यादव से बाबू सिंह कुशवाहा की बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से एक ऐसी सियासी हांडी लेकर यूपी आए हैं जिस पर 24 की चुनावी खिचड़ी पकाई जा रही है, क्योंकि पल्लवी पटेल के साथ मिलकर ओवैसी उसी वोट बैंक पर नजर जमाए हैं जो अखिलेश यादव के लिए आज के दौर में सबसे मजबूत माना जाता है। इसका सबसे बड़ा सिरा जुड़ता है मुस्लिम वोट बैंक से। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया। कांग्रेस के साथ आने पर यह वोट बैंक और मजबूत हो सकता है। और दूसरा है कुर्मी वोटर, जिसका एक बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी के साथ है तो बचे हुए हिस्से को समाजवादी पार्टी साधती है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं। मुस्लिम वोटर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई सालों से यूपी और बिहार में अपनी ताकत लगा रहे हैं। बिहार में तो वो विधानसभा की 5 सीटें भी जीत गए, लेकिन यूपी में अभी तक खाली हाथ है। हालांकि पिछले दिनों हुए नगर निगम चुनाव में उनके प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था और समाजवादी पार्टी की हार की बड़ी वजह भी बने थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।